बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म एक क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दफ़ा 87 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, तो आप काइंडली वो वीडियो भी देख लें। चैनल के ऊपर इससे पहले जो वीडियो है वो मौजूद है। और आज हम दफ़ा 88 पढ़ेंगे, मफरूर शख्स की जायदाद की कुर्की। तो जो शख्स जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने दफ़ा 87 नहीं पढ़ा तो दफ़ा 88 जो है वो उनको समझ सही तरह नहीं आएगा। पहले दफ़ा 87 वाली वीडियो देखेंगे तो दफ़ा 88 की सही तरह समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। जिससे ये होगा कि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको फौरी तौर पर उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। इश्तिहार ज़ेर दफ़ा 87। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दफ़ा 88 मफरूज़ शख्स की जायदाद की कुर्की हो रही है। तो जब कोई शख्स इश्तिहारी करार दी जाए तो अदालत जो है वो मजाज है कि अगर वो, हमने पिछली 87 वाली वीडियो में पढ़ा था दफ़ा 87 में, कि जो शख्स जिसको मुकर्रर तारीख दी जाएगी, मुकर्रर जो है मुकर्रर मकाम और मुकर्रर डेट में वो मुद्दत म्याद के अंदर, वो मुद्दत म्याद कितनी थी? 30 दिन, आपको याद होगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो शख्स हाज़िर नहीं आता, फिर भी इश्तिहार जारी होने के अंदर अंदर इश्तिहार जारी होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर कोई शख्स हाज़िर नहीं आता तो फिर अदालत क्या करती है? उसके नाम के उसकी जायदाद की कुर्की का हुक्म दे देती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जायदाद की कुर्की करनी कैसे है। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसमें 7 ज़मन है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि 7 ज़मन है। सबसे पहले हम इसको रीड कर लेंगे। इश्तिहार ज़ेर दफ़ा 87 ज़वात फ़े जारी करने वाली अदालत मजाज है कि किसी वक्त इश्तिहारी शख्स की किसी जायदाद मनकूला, गैर मनकूला या दोनों की कुर्की का हुक्म दे। नंबर 2, वैसे हुक्म की रूह से शख्स मज़कूर की मालकीती किसी ऐसी जायदाद की कुर्की जायज़ होगी जो उस ज़िला में वाक़ हो जिसमें कुर्की करनी हो। अगर जायदाद किसी बैरूनी ज़िला में वाक़ हो तो उस वक्त जायज़ होगी जब उस हुक्म की पुश्त पर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म लिखा जाएगा जिस ज़िला के अंदर वैसी जायदाद वाक़ हो। नंबर 3, अगर कुर्की का हुक्म उस जायदाद के मतलब हो जो कर्जा या दीगर जायदाद मनकूला हो तो कुर्की ज़ैल 4 तरीक़ों से अमल में लाई जाएगी। अलिफ, बज़रिया कब्ज़ा। बे, बज़रिया नकरी तहसील। जीम, वैसी जायदाद इश्तिहारी शख्स को या उसके किसी दीगर शख्स को हवाले की जाने की ज़मानत के तहरीर हुक्म के ज़रिए। और दाल जो है ऊपर वाले मदरजा वाला 2 तरीके जो अदालत मुनासिब समझे। नंबर 4, अगर जायदाद जिसकी कुर्की करनी गैर मनकूला हो तो उस दफ़ा के तहत कुर्की अराजी की सूरत में जिसका मालिया सूबाई हुकूमत को अदा किया जाता हो उस कलेक्टर की मार्फत होगी जिसमें वो अराजी वाक़ हो। और दीगर तमाम सूरतों में तहती दफ़ा 3 के दर्ज बाला ज़मन हाई के मुताबिक होगी। नंबर 5, अगर जायदाद तलफ हो जाने वाली हो या जानवर हो तो अदालत मुनासिब समझे तो फौरी कुर्की का हुक्म दे सकती है। ऐसी सूरत में मासिल इनाम को अदालत के हुक्म के मुताबिक सर्व किया जाएगा। नंबर 6, अगर दफ़ा हज़ा के तहत कुर्क शुदा जायदाद के मतलब इश्तिहारी शख्स के अलावा कोई और शख्स 6 माह के अंदर दावा कर दे तो इस जायदाद में उसका भी हक है तो इंक्वायरी की जाकर दावा मंजूर या नामंजूर किया जाएगा। नंबर 7, अगर इश्तिहारी शख्स इश्तिहार में दर्जशुदा मुकर्रर मुद्दत में हाजिर आ जाए तो अदालत जायदाद पर कुर्की का हुक्म हटाने का इख्तियार रखती है। अगर इश्तिहारी शख्स इश्तिहार में दर्ज अरसा मज़कूर में हाज़िर ना आए तो जायदाद सूबाई हुकूमत के कब्ज़ा में आ जाएगी, लेकिन जब तक 6 माह का अरसा ना गुजर जाए या दावा की सूरत में फ़ैसला ना आ जाए तब तक इस जायदाद को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता मासवा इस जायदाद के जो खुद ब खुद तलफ हो जाने वाली हो। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है और दूसरी आपने ये करना है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अपनी पूरी तवज्जो वीडियो की तरफ रखनी है। मैं आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अभी याद करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर दफ़ा 88 जो है ये दफ़ा 87 से रिलेटेड है, आपने ये याद रखना है। दफ़ा 87 में किसी शख्स को इश्तिहारी करने का तरीका है और दफ़ा 88 में जो शख्स इश्तिहारी हो गया है अब उसकी जायदाद की कुर्की करनी है। कुर्की होती है उसकी जायदाद को ज़ब्त करना, उसकी जायदाद को अपने कब्ज़े में ले लेना, उसकी जायदाद को कुर्क करना। अब इसके कितने ज़मन है? सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब आपने इसमें याद रखने के इसके 7 ज़मन है। सबसे पहला ज़मन है कि इश्तिहार ज़ेर दफ़ा 87 जारी करने वाली अदालत मजाज है कि किसी भी शख्स की जायदाद मनकूला गैर मनकूला की कुर्की का हुक्म दे दे। फ्रेंड्स, जायदाद 2 तरह की होती है, एक मनकूला होती है, एक गैर मनकूला होती है। आपने पढ़ा होगा ताज़ीरत पाकिस्तान में मनकूला और गैर मनकूला की तारीफ। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि 2 तरह की जायदाद होती है, दोनों की कुर्की को हुक्म दे सकती है या किसी एक का दे सकती है।
कौन सी अदालत देगी? जिसने इश्तिहार जारी किया है वही अदालत देगी। क्यों देगी? उसमें यह होता है कि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, 87 में पढ़ा था, दफ़ा 87 के अंदर, कि जब कोई अदालत इश्तिहार जारी करती है तो वैसे मफरूर शख्स को हदायत करती है कि मुकर्रा इश्तिहार जारी होने की डेट से लेके मुकर्रा मुद्दत के अंदर अंदर, मुकर्रा मुद्दत कितनी थी? 1 महीना। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वो शख्स हाज़िर नहीं आता तो फिर अदालत हुक्म देगी कि उसकी जायदाद की कुर्की कर ली जाए। अब उसकी 2-3 तरीके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर उसकी मालकीती जायदाद है, उस शख्स की कोई मालकीती जायदाद है और उसी ज़िला के अंदर वाक़ है जिस ज़िला में उसका केस चल रहा है, जिस ज़िला में वो रह रहा है, जिस ज़िला की अदालत है, तो बिल्कुल आसान है कि उस ज़िला में उसकी जायदाद की कुर्की हो जाएगी। अगर उसकी मालकीती जायदाद किसी दूसरे ज़िला में वाक़ है, ये दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अगर उसकी मालकीती जायदाद किसी दूसरे ज़िला में वाक़ है तो उसकी जायदाद की कुर्की उस वक़्त तक नहीं होगी जब उस हुक्म की पुश्त पर उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हुक्म ना लिखा जाए जिसके ज़िला के अंदर जायदाद वाक़ हो। देखें, अगर आप एक ज़िला में रहते हैं तो दूसरे ज़िला में वो शख्स का जो जायदाद है, लेकिन वो शख्स रहायश भी आपके ज़िला में है, तो उसकी जायदाद की जो कुर्की है वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो मुतलका जो जिस जिस ज़िला के अंदर उसकी जायदाद है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसके बारे में हुक्म नहीं लिख देते। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि अदालत से रुजू करेगी, अदालत को लेटर लिखेगी, तो वहाँ की अदालत जो है वो कुर्की का हुक्म दे देगी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब आ गई जायदाद 2 तरह की होती है, मनकूला और गैर मनकूला। जो है 3 और 4 ज़मन जो है ये दोनों इस तरह के हैं। अब जो ज़मन 3 है उसमें मनकूला है। अगर मनकूला जायदाद है या कर्जा है तो जेल तरीके से कुर्की अमल में, तो कितने तरीके हैं? 4। अगर जायदाद मनकूला है तो कितने तरीके हैं? 4। कौन कौन से? बजरिया कब्ज़ा, बजरिया नकरी तहसील, वैसी जायदाद इश्तिहारी शख्स को या इसके किसी शख्स को ज़मानत के तहरीर हुक्मनामा के ज़रिए, और चौथा जो है ऊपर वाले तो कोई से 2 तरीके। बिल्कुल आसान है, कब्ज़ा, नकरी तहसील, और ये तीसरा जो है ना जीम, वैसी जायदाद इश्तिहारी शख्स या इसके किसी दीगर शख्स के हवाले किए जाने की ज़मानत का तहरीर हुक्म, यानी कि अदालत उस शख्स को दे दे, ठीक है, या उसके किसी करीबी रिश्तेदार को दे दे और वो शख्स ज़मानत दे दे कि ये मैं जनाब इसका ज़िम्मेदार हूँ, कि मैं लिख के देता हूँ कि मैं इसकी जो अगर इसने ये शख्स हाज़िर ना आया या ये जो भी मतलब आपके मुतालबात हैं, अगर ना माने तो मैं ये आपके हवाले कर दूँगा। ठीक है, और दाल जो है ऊपर वाले कोई से 2, ऊपर वाले कौन से? ये 3 तरीके हैं, इनमें से कोई से 2 तरीके जो दाला समझे। ठीक है, इसी तरह नंबर 4 है, अगर जायदाद, वो कौन सा था? मनकूला था। अब जायदाद गैर मनकूला है। अब जायदाद गैर मनकूला कौन सी होती है? ज़मीन होती है, जो अराजी होती है, ज़री अराजी या सकनी अराजी, तो वो गैर मनकूला है, उखाड़ के नहीं ले जाई जा सकती। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर वो कहते हैं कि कुर्की अराजी की सूरत में होगी तो उसका मालिया हुकूमत, सूबाई हुकूमत को अदा किया जाता होगा, उस कलेक्टर की मार्फत होगी। अब एक बंदे की ज़मीन है 10 एकड़, उसको कुर्क करना है तो ये देखा जाएगा कि वो बंदा अपनी 10 एकड़ जो ज़मीन है उसका सालाना जो मालिया है, आपको शायद जो लोग आप में से हमारे जो व्यूअर्स होंगे, जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, वो उनको पता होगा जिनकी ज़मीनें हैं कि वो हर साल हर फसल के ऊपर वो गवर्नमेंट को मालिया या टैक्स अदा करते हैं। ठीक है, जिसको कुछ इलाकों में पंजाबी ज़ुबान में मामला भी बोलते हैं, कुछ में टैक्स भी बोलते हैं, कुछ में मालिया भी बोलते हैं। तो वो जिस कलेक्टर की मार्फत वो मालिया जमा होता होगा, जिस तहसील में जाके जिस कलेक्टर की मार्फत वो मालिया जमा होता होगा, उस कलेक्टर के तहत होगी। और किस तरीके से होगी? उस कलेक्टर के ज़रिए होगी। और किस तरीके से होगी? ऊपर वाले तरीक़ों से, यानी कि मनकूला वाला तरीक़ों से। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर वो गैर मनकूला है, अगर तो मनकूला है तो 4 तरीके हैं सीधे सीधे। बजरिया कब्ज़ा, या तो उसके ऊपर कब्ज़ा हो जाएगा, या नकरी तहसील हो जाएगी, या इश्तिहारी शख्स को या किसी शख्स को ज़मानत के तहरीरी हुक्मनामा के ज़रिए हवाले कर दी जाएगी, या कोई से 2 तरीके। ठीक है, और अगर जायदाद गैर मनकूला है तो फिर उसकी कुर्की अराजी की सूरत में है तो फिर क्या होगा कि सूबाई हुकूमत को, जिस सूबाई हुकूमत को मालिया अदा करता है, उस कलेक्टर के थ्रू होगी, उस कलेक्टर की मार्फत होगी जिसमें वो राजी वाक़ है। और तरीक़ाकार क्या होगा? ऊपर वाले तीनों तरीके, चारों। ठीक है, अगर है जायदाद तलफ करने वाली, अब एक जायदाद मनकूला थी, एक जायदाद गैर मनकूला थी, तीसरी जायदाद एक और है तो मनकूला ही लेकिन तलफ हो जाने वाली है। ठीक है, एक जायदाद मनकूला है, मतलब फसल है आपकी, को गंदम है,
ٹھیک ہے، یا کوئی اس کا کوئی کاروبار ہے اس سلسلے میں، کوئی اس کی مشینیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، منقولہ ہے، گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، اگر نمبر 5 میں یہ ہے کہ اگر جائیداد تلف ہو جانے والی ہو یا جانور ہو، اس نے مثال بھی دے دی ہے کہ جانور ہوں، سبزیاں ہوں، اس طرح کی چیزیں ہوں اور جلدی ختم ہو جانے والی ہو، تو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ فوری حکم دے سکتی ہے اس کو فوری طور پر نیلام کر دیا جائے اور اس کا جو پیسے آئیں گے وہ عدالت کے حکم سے صرف کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے یہ طریقے مکمل ہو گئے۔ اب آگے آ گیا ہے کہ عدالت اشتہاری کی جائیداد کی کرکی جو ہے وہ اس کے بارے میں اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ اگر دفعہ ہزا کے تحت کرک شدہ جائیداد کے متعلق اشتہاری شخص کے علاوہ کوئی اور شخص آ کے ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہے کہ اس جو عدالت جو جائیداد کرک کر رہی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، تو پھر انکوائری کی جائے گی اور اس کا دعویٰ منظور یا نامنظور کیا جائے گا۔ اگر وہ اس کا حق بنتا ہے تو منظور کیا جائے گا، اگر حق نہیں بنتا تو نامنظور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 7 ہے کہ اگر اشتہاری شخص اشتہار میں درج شدہ مدت میں حاضر آ جائے تو عدالت کرکی کا حکم ہٹانے کی ہدایت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، عدالت مجاز ہے۔ اب آخری جو ہے کہ یہ ہے کہ اگر اشتہاری شخص اشتہار میں درج عرصہ مذکور میں حاضر نہ آئے، یعنی کہ 30 دن کے اندر اندر وہ حاضر نہیں آیا، تو جائیداد صوبائی حکومت کے قبضے میں آ جائے گی۔ عدالت نے حکم بھی دے دیا کرک کا اور صوبائی حکومت کے قبضے میں بھی آ گئی ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے کہ عدالت اس کو فروخت نہیں کر سکتی۔ کب تک؟ 6 ماہ کا عرصہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اوپر آپ نے 6 نمبر جو آپ ضمن ہے اس کے اندر دیکھیں کہ کوئی شخص 6 ماہ کے اندر دعویٰ کر دے، یعنی کہ اس کا ٹائم لیمٹ 6 ماہ ہے۔ عدالت نے کرک بھی کر لی ہے، عدالت نے اپنے قبضہ میں بھی لے لی ہے، لیکن عدالت اس کو فروخت نہیں کر سکتی کیونکہ 6 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ لیگلی طور پہ اس کو الاؤ ہے۔ تو 6 ماہ کے عرصہ کے اندر انتظار کیا جائے گا کہ کسی شخص کی جانب سے کوئی دعویٰ تو نہیں کیا جاتا کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے، تو 6 ماہ کے بعد اس کو فروخت کر دیا جائے گا۔ صرف ایسی صورت میں فروخت کیا جائے گا جلدی کہ جو تلف ہو جانے والی ہو۔ بالکل آسان ہے، ایک دفعہ ہم پھر دہرا لیتے ہیں، بالکل ایسے فنگر ٹپس پہ دہراتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اشتہار زیر دفعہ 87 جاری کرنے والی عدالت ہے کہ کسی بھی شخص کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو کرک کرنے کا حکم دے دے، ایک چیز۔ نمبر 2، اگر اس کی مالکیتی جائیداد اسی ضلع میں ہے جس ضلع کی عدالت ہے اور جس ضلع میں وہ رہتا ہے تو اس کی کرکی ہو جائے گی۔ اگر اس کی جائیداد مالکیتی کسی دوسرے ضلع میں ہے تو ویسی عدالت، ویسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا حکم اس حکم کی پشت پر لکھا جائے گا۔ کون سا حکم؟ کرکی والا حکم کی پشت پر اس کا حکم لکھا جائے گا، اوکے۔ نمبر 3، اب 3 میں ہے منقولہ۔ اگر جائیداد منقولہ ہے تو کون سے 4 طریقے ہیں؟ نمبر 1 بذریعہ قبضہ، نمبر 2 بذریعہ نقری تحصیل، نمبر 3 بذریعہ تحریری حکم نامہ۔ آپ اتنا یاد کر لیں، تحریری حکم نامہ، اور نمبر 4 جو ہے مندرجہ بالا طریقوں میں سے کوئی سے اوپر والے 2 طریقے جو عدالت مناسب سمجھے۔ نمبر 4، اگر جائیداد اب غیر منقولہ ہے، اراضی کی صورت میں ہے جس کا مالیہ صوبائی گورنمنٹ کے کلیکٹر کو وہ ادا کرتا تھا، تو اسی کلیکٹر کی معرفت ہوگی جس کے ذریعے وہ ادا کرتا تھا، اور کیسے ہوگی؟ اوپر والے 3 طریقوں سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر جائیداد تلف ہو جانے والی ہے یا جانور ہے تو عدالت مناسب سمجھے کہ عدالت یہ تلف ہو جائے گی، جلدی ختم ہو جائے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، تو عدالت اس کو فوری طور پہ نیلام کرنے کا حکم دے سکتی ہے، اور محاصلے نیلام جو ہوگا، جو پیسے آئیں گے، اس کو کیا کیا جائے گا؟ عدالت کے حکم سے صرف کیا جائے گا۔ نمبر 6 ہے کہ اگر دفعہ ہازہ کے تحت کرک شدہ جائیداد جو کے متعلق اشتہاری شخص کے علاوہ کوئی اور شخص آ کے دعویٰ کر دیتا ہے 6 ماہ کے اندر اندر کہ اس میں میرا بھی حق ہے، تو انکوائری کی جائے گی اور دعویٰ منظور یا نامنظور کیا جائے گا۔ نمبر 7 ہے کہ اگر اشتہاری شخص اشتہار میں درج شدہ مقررہ مدت میں حاضر آ جائے تو عدالت مجاز ہے کہ اس کی کرکی کا حکم ہٹا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری نوٹ ہے کہ اگر اشتہاری شخص اشتہار میں درج مذکورہ مدت میں حاضر نہ آئے اور اس کی جو جائیداد ہے وہ حکومت کے قبضے میں آ جائے گی، لیکن 6 ماہ کا عرصہ گزرنے تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب تک دعوے کا فیصلہ نہیں آ جاتا، ماں سوائے ایسی جائیداد کے جو خود بخود تلف ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں فرینڈز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی تو کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کر دیجئے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیزیٹیشن ہے، کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو دوبارہ آپ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجئے، میں آپ کے لیے دوبارہ سے ویڈیو لے کر آؤں گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔